हाँ तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री बुक की पहली चैप्टर जो कि हमारा क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद। हमने इससे पहले इस चैप्टर की 4 वीडियो आपको दी थी और ये 5वीं वीडियो होगी, 5वीं पार्ट होगी इस चैप्टर की। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, लेट ना करते हुए हम सारी बातों को देखते होंगे और आप लोग रिविजन करते रहें। बिल्कुल चलिए 5वीं पार्ट में क्या पढ़ाना है हम लोगों को। चलिए हम लोग पिछली क्लास में 1830 ईस्वी की हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, तो 1830 ईस्वी क्रांति को पढ़ लिए थे और इसके प्रभावों को भी पढ़ लिए थे। आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए पहली क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्या है क्वेश्चन हमारा, पहले तो क्वेश्चन ही आ गया है तो क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग कि यूनान के बारे में बताया गया है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का वर्णन करें। कभी कभी आपके एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, तो हम लोग क्या बताएंगे। तो पहले हम बताते हैं, फिर पूरी बात को समझिएगा, सुनिएगा। क्या होता है कि यूनान के पास काफ़ी शिक्षा होती है, काफ़ी ज्ञान होता है। इसके अंतर्गत अलग अलग देश वाले, ठीक है, अलग अलग देश वाले लोग क्या करते हैं, इनसे शिक्षा पाकर अपना विकास करते हैं। लेकिन ये देश जो होता है यूनान, इस पे ना तुर्की का शासन होता है, तुर्क का गुलाम बना होता है। ये तुर्क का गुलाम रहने के कारण ये अपना विकास नहीं कर पाता है। और क्या होता है कि दूसरे देश, ठीक है, दूसरे देश यहाँ से अपना ज्ञान प्राप्त करके, हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करके अपना हर क्षेत्र में विकास करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, तो तुर्की का गुलाम होता है। अब बताते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में ही क्या हो जाती है, तो एक मतलब कि एक कवि जिसका नाम क्या होता है, इंग्लैंड के कवि होते हैं, कवि लॉर्ड बायरन होते हैं, जो कि इसी स्वतंत्रता संग्राम में मतलब कि शहीद हो जाते हैं। इस बात से पूरे यूरोप के लोग आक्रोशित हो जाते हैं और फिर भी क्या होता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है यूरोप को, यूनान को। इन सारी बात को हम बताते हैं आपको। चलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। बताया गया है कि प्राचीन यूनान, ठीक है, प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरवमय रहा है। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता भी कहा जाता है। फिर हम लोग लिखेंगे क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृत तथा दार्शनिक आदि केंद्र बिंदु था। ये सब का क्या था, तो केंद्र बिंदु था। इस देश से दूसरे देश अपना शिक्षा पाकर अपना विकास कर रहे हैं। इस देश से क्या होता था कि दूसरे देश क्या करते थे, तो शिक्षा पाकर और अपना विकास करते थे। इन सारी बातों को बताया गया है। लेकिन खुद तरक्की नहीं कर रहा था। इस बात को आपको बताए थे हम, ये तरक्की नहीं कर रहा था क्योंकि ये तो तुर्की का ना, क्या बताया गया है कि ये तुर्की का गुलाम बना हुआ था। किसका गुलाम था, तो तुर्की का गुलाम बना था। तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हितेरिया फिलाइक नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया था और बताते हैं कि तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन क्या होता है कि यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। यूनान क्या बनना चाहता था, एक स्वतंत्र देश। अब कोई भी देश हो वह स्वतंत्र देश बनना चाहता है, तो ठीक उसी प्रकार क्या बताया गया है कि यूनान भी स्वतंत्र देश बनना चाहता था। इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के महान कवि, आपको हम बताया था ना कि लॉर्ड बायरन भी इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। तो वही बात बताया गया है कि इस युद्ध में, इस संग्राम में क्या होता था कि इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन, क्या बताया गया है कि लॉर्ड बायरन शहीद हो गया, जिसके कारण पूरे यूरोप में आक्रोश की लहर छा गई। और बताया गया कि 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। 1827 ईस्वी में कहाँ पे एक सम्मेलन हुआ, तो लंदन में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसे रूस, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ होकर तुर्की का विरोध किया। और 1829 ईस्वी में क्या बताया गया है कि एड्रियानोपोल, ठीक है, एड्रियानोपोल की संधि हुआ, ठीक है, कहाँ पे हुआ, तो यूनान और तुर्की के बीच ये संधि हुआ था, जिसमें कि तुर्की हार गया। इस संधि में तुर्की क्या होता है, हार हो जाती है उसकी। और अंततः 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि में, ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आज़ाद कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया गया। और बताया गया है कि और यूनान के राजा, और क्या बताया है, यूनान के राजा ऑटोमन को बना दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन है या फिर टॉपिक है, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए आगे भी क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन आ रहा है ना लगातार। चलिए क्या गया है कि इटली और जर्मनी, ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। क्या बताया गया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी, इस बात को बताया गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अपने तरीका से कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बाधा थी। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण में एक बड़ी बाधा के रूप में था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या था, एक बड़ी बाधा के रूप में था। चूंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था, चूंकि एकीकरण के पीछे किसका हाथ था, तो राष्ट्रवाद का हाथ था। और ऑस्ट्रेलिया का
चांसलर मेटरनिक को कहा जाता है कि जिसका कहना था, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे मेटरनिक, इसके बारे में हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। इसका क्या कहना था, इसका क्या कहना था, चलिए इस बात को देखते हैं हम लोग। इसका कहना था कि किसी भी देश पर शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। इन बातों को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो क्या बताया गया है, इटली की क्या भूमिका ऑस्ट्रेलिया की रही थी। जर्मनी और इटली के एकीकरण में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका रही थी, तो हम लोग बताएंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बाधा के रूप में भूमिका रही थी। ये क्या चाहता था, इसका तो मूल मंत्र था ही कि जनता पे शासन करो, राज्य पे शासन करो, लेकिन क्या करो, उसको डेवलप ना होने दो, उनकी भलाई ना करो। तो ये देश क्या करेगा, तो बाधा के रूप में ही रहेगा ना। इस बातों को बताएंगे हम लोग। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। लगातार क्वेश्चन ही होगा इस वीडियो में शायद। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। जहां तक होता है सारी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान रहा था। क्या बताया गया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान रहा था। बताते हैं नेपोलियन के साथ क्या हुआ था। तो इसको क्या बंदी बनाकर कहाँ पे भेज दिया गया था, तो सेंट हेलेना नामक टापू पे भेज दिया गया था। चलिए बताते हैं इनका क्या योगदान रहा था दोनों की एकीकरण में। तो हम लोग बताएंगे क्या कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान रहा था। कैसा योगदान रहा था, तो मेन योगदान था, अहम भूमिका रहा था। अब हम लोग बताएंगे कि इन्होंने इटली और जर्मनी के को भौगोलिक परिधियों से, ठीक है, भौगोलिक परिधियों से बाहर कर, ठीक है, बाहर कर वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया था। नेपोलियन के द्वारा ही इनको वास्तविक सत्ता मिला था, ठीक है, उस बात को बताया गया है। वहीं लिखेंगे हम लोग कि फ्रांस की क्रांति में, ठीक है, फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को जन्म दिया था। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसी के कारण ही पूरे क्या हुआ था, पूरे यूरोप में बात की जाए कि राष्ट्रीयता की सिद्धांत का को जन्म दिया था कौन, तो फ्रांस की क्रांति के द्वारा ही पूरे यूरोप के देशों में क्या हुआ था, राष्ट्रीयता का सिद्धांत को जन्म दिया था, ठीक है। अब बात करेंगे कि 300 छोटे छोटे राज्यों को केवल 33 राज्यों में बदल दिया था। ये इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, तो 300 राज्यों को केवल 33 राज्यों में बदल दिया गया था। और बताएंगे तथा 1806 ईस्वी में जर्मनी राइन संघ की स्थापना की गई थी। तो इस बात को हमारा बिस्मार्क के बारे में आगे हमको जानना है। तो क्या बताएंगे हम लोग बिस्मार्क के बारे में कि यह जो थे एक क्या थे, तो कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है, एक सफल कूटनीतिज्ञ थे जो कि हीगेल के विचारों पे ये चलते थे। किसके विचार पे चलते थे, तो हीगेल के विचारधाराओं पे ये चलते थे, ठीक है, हीगेल के किसके विचारधाराओं पे, तो हीगेल के विचारधाराओं पे ये चलते थे। उन्हीं के विचारधाराओं से ये प्रभावित थे। यह राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुशवादी, कट्टरवादी तथा उदारवादी आदि का समर्थन करते थे, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए, ठीक है, इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का गठन किया था, ठीक है, विशाल सेना का गठन किया। पर्सा का शासक विलियम प्रथम, कौन था पर्सा का शासक, विलियम प्रथम के बारे में बताया जा रहा है। तो पर्सा का शासक विलियम प्रथम यह जानता था कि जब तक कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से पराजित न कर दिया जाए, इनको पता था कि जब तक कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से पराजित न कर दिया जाए तब तक क्या था, तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं हो सकता है, और यह काम बिस्मार्क से ही हो सकता है। तो ये इस बातों को बताया गया है, ठीक है, कि बिस्मार्क से ही यह काम हो सकता है, ठीक है, किसी दूसरे के माध्यम से यह काम नहीं हो सकता है। तो ये बात को बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं बिस्मार्क के अलावा कि बिस्मार्क कैसा व्यक्ति था, तो कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। किसके विचारों पे चलता था, तो ये किसके विचार पे चलता था, हीगेल के विचार पे चलता था। फिर हम लोग बताएंगे कि ये समर्थन किसका किसका करते थे, तो निरंकुशवादी, कट्टरवादी, राजतंत्र, उदारवादी, सब चीज़ का ये क्या करते थे, समर्थन करते थे। और क्या बताया गया था कि ये जर्मनी के एकीकरण के लिए किस सेना का गठन करते हैं, तो विशाल सेना का गठन करते हैं, ठीक है। और देखिए बताया क्या गया है कि पर्सा का, ठीक है, पर्सा का शासन विलियम प्रथम यह जानता था कि जब भी पर्सा के जो शासक थे विलियम प्रथम, वो जानते थे कि जब तक कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से नहीं पराजित किया जाए तब तक इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण तब तक संभव नहीं है, इस बात को बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग इसके आगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या बताया गया है
कि हाँ, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका, क्या योगदान रहा है, इन बातों को बताना है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि देखिए, जर्मनी के एकीकरण में इनका नाम विशेष करके बहुत बड़ी योगदान रहा था, विशेष योगदान रहा था। हम लोग लिखेंगे जब से ये प्रशा का चांसलर बने तो ये राष्ट्र क्या बताया गया, ऑस्ट्रेलिया को मिटाना चाहते थे, और उसके बाद इनको बाह्य युद्ध या आंतरिक युद्ध क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन जर्मनी में इनका योगदान अहम रहा था। इस बात को हम लोग लिखेंगे। चलिए क्या लिखेंगे हम लोग कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क का अहम योगदान रहा था। जब से यह प्रशा का, ठीक है, जब से कहाँ का चांसलर, जब से यह प्रशा का चांसलर बने तब से इसका मुख्य उद्देश्य था जर्मनी संघ के राष्ट्रीय ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना रहा है, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि इसके लिए चाहे आंतरिक या बाह्य युद्ध क्यों न लड़ना पड़े, इसके लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, ठीक है। इसके लिए कौन सी नीति अपनाई थी, तो रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। उसके बाद लिखेंगे इसका कथन था कि भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा, भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए एक विशाल सेना का संगठन किया, ठीक है, एक विशाल सेना का ये गठन करते हैं, संगठन बनाते हैं। फिर बताया गया है कि जिससे सेना में उत्तम भोजन, उत्तम सुविधा तथा सही समय पर वेतन का भी प्रबंध किया था, ठीक है, वेतन दिया। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए, ठीक है, इसने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, मित्रता कर ली, उनसे दोस्ती कर ली। और क्या बताया गया है कि इस प्रकार से यह ना 3 को युद्ध करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से क्या को युद्ध करते हैं, तो 3 युद्ध करते हैं। चलिए कौन कौन सा युद्ध करते हैं, तो पहला होता है डेनमार्क से युद्ध करते हैं। पहला युद्ध कौन कौन करते हैं, तो पहला डेनमार्क से युद्ध करते हैं। और देखिए, हाँ, पहला युद्ध किसे करते हैं, डेनमार्क से युद्ध करते हैं। कब करते हैं, तो 1864 ईस्वी में डेनमार्क से ये युद्ध करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। जो भी क्या होता है, यह युद्ध राज्य क्षेत्र को लेकर हुआ था। किसके लिए ये युद्ध हुआ था, तो राज्य क्षेत्र के लिए यह युद्ध हुआ था, जिसमें बिस्मार्क को, ठीक है, जिसमें बिस्मार्क को क्या बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इसमें प्रशा को, ठीक है, सोल्सविंग, ठीक है, सोल्सविंग तथा ऑस्ट्रेलिया को होल्सविंग मिला था, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा युद्ध कब लड़े थे, तो ऑस्ट्रेलिया से लड़े थे ये दूसरा युद्ध। कब, तो 1866 ईस्वी में ये ऑस्ट्रेलिया से युद्ध लड़े थे। इस युद्ध में प्रशा को, ठीक है, प्रशा ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हरा दिया था। ये क्या किए थे बिस्मार्क जी, तो ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से ये हरा दिए थे। कब, तो 1866 ईस्वी में। फिर बताया गया तीसरा युद्ध कब किए थे, तो फ्रांस और प्रशा के बीच ये युद्ध हुआ था। कब, तो 1870 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में, यह युद्ध सेडोवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो सेडोवा के मैदान में यह युद्ध लड़ा गया था। फ्रांस और प्रशा का युद्ध 1970 ईस्वी में कहाँ पे लड़ा गया था, तो सेडोवा में युद्ध लड़ा गया था। स्पेन की राजगद्दी, ठीक है, स्पेन की राजगद्दी को लेकर इस युद्ध में ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस की बुरी तरह से हार हो गई। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस की बुरी तरह से क्या हो गई, तो हार हो गई। और बताया क्या गया है कि हाँ, कि अंततः बिस्मार्क को पूरे यूरोप में मानचित्र को क्या कर दिया, बदल कर रख दिया। इसमें क्या होती है, तो फ्रांस की बुरी तरह से हार हो जाती है, ठीक है। क्या करता है इस युद्ध में ऑस्ट्रेलिया, क्या करता है, तो फ्रांस को बुरी तरह से हरा देता है। और क्या बताया गया है कि बिस्मार्क को पूरे यूरोप में, ठीक है, पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल कर रख दिया। कौन, तो बिस्मार्क। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग। चलिए आगे तो ढेर सारी चीज़ पढ़ाना है, अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।